सो हेलो एवरीवन, आज हम 1857 की क्रांति को अब आगे पढ़ेंगे, क्योंकि कल जो हमने कवर किया था वो हमने इसके तात्कालिक कारण, राजनीतिक कारण, धार्मिक कारण और सामाजिक कारण पे हम चर्चा कर चुके थे। ठीक है, आज हम कवर करेंगे आर्थिक कारण, उसके क्या थे, कि 1857 की क्रांति के पीछे के आर्थिक कारण क्या थे, सैनिक कारण क्या थे। फिर उसके बाद हम थोड़ा सा टाइमलाइन देख लेंगे। टाइमलाइन मीन्स कौन सी घटनाक्रम कैसे हो रही है। इसके बाद जो हम अगला वीडियो अपलोड करेंगे उसमें हम डिस्कशन क्या करेंगे, जिससे मेनली क्वेश्चंस आते हैं कि इसकी असफलता के, इस क्रांति के असफलता के कारण क्या थे या इसका क्या महत्व है, इस चीज़ को हम डिस्कस करेंगे। फिर इसके बाद जो एक से एक जो महान ये जो बलिदानी पैदा हुए, स्वतंत्रता सेनानी आप इनको कह सकते हो, क्रांतिकारी जो पैदा हुए, एक के बाद एक हम उनको फिर डिस्कशन करेंगे पर्सनली, मतलब एक इंडिविजुअल को उठाएंगे और उस पर डिस्कशन करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम किस पे आज बात कर रहे हैं, आर्थिक कारण। तो सबसे पहले आप देख लीजिए ब्रिटिश भू राजस्व व्यवस्था। ब्रिटिश भू राजस्व व्यवस्था क्या थी? एक तरह से आप देखोगे कि अंग्रेजों ने जब आए थे, इस चीज़ को थोड़ा सा आप समझ लीजिए, जब अंग्रेज आए थे तो व्यापार के उद्देश्य से आए थे, सस्ते में सामान खरीदते थे और उसको क्या करते थे, महंगे में जा करके बाहर बेचते थे। फिर आप देखोगे कि 1757 बैटल ऑफ प्लासी, जो प्लासी का युद्ध हुआ, यहाँ से अब इनकी क्या हो जाएगी, इनकी जो अपेक्षाएं हैं या जो इनकी जो कह सकते जो इनके एम है वो क्या है, अब बदल जाएंगे। ठीक, अब वो धीरे धीरे क्या होंगे, पॉलिटिकल पावर बन जाएंगे, क्योंकि अब उनकी जो चाह थी, उनकी जो मंशा थी वो बहुत बड़ी हो गई थी, या उनका जो लालच था अब वो धीरे धीरे पूरे भारत को अपना गुलाम बनाने की ओर हो गए। आप देखोगे कि लगभग 1757 और 1857 की जो क्रांति हो रही है, इसके बीच जो 100 साल है, इन्होंने लगभग पूरी तरह से भारत को अपने कब्जे में ले लिया था। तो अब एक तरफ तो ये व्यापार करते थे जिससे ये पैसा कमाते थे, अब जब पॉलिटिकल पावर हो गए, जब ये राजनीतिक इनका प्रभुत्व स्थापित हो गया, तो इन्होंने क्या किया, राजघराने जो राज्य थे उनको लूटना शुरू करा। उनका जो राजस्व था या उनका जो कोष था वो सब उन्होंने लूटना प्रारंभ कर दिया। ठीक, इस तरह से पहले उसको लूटा। अब इसके बाद तीसरा तरीका क्या था इनके पास लूटने का या धन इकट्ठा करने की, अपनी उनकी जो धन की तृष्णा थी उसको तृप्त करने का तीसरा जो उनका क्या था, कह सकते हैं मीन्स जो था, साधन जो था वो था भू राजस्व व्यवस्था। ठीक है, भू राजस्व व्यवस्था पे अलग से मैं एक लेक्चर लूंगी, जिसमें आपको मैं बताऊंगी कि महलवारी प्रथा आई, रैयतवारी आई, स्थायी बंदोबस्त प्रथा आई। ठीक, इस तरह की जो प्रथाएं उन्होंने मतलब एक तरह से जो जमीन है उन्होंने अपने कब्जे पे ले लिया और जबरदस्ती जो भारतीय कृषक थे कहीं ना कहीं उनको भूमिहीन कर दिया, या जो परंपरागत जमींदार थे उनको भूमि से वंचित कर दिया और अपने मन की खेती कराते थे, अपने मन का उन्हें दाम देते थे और अपने मन का लगान वसूलते थे। कई बार जो लगान वसूला जाता था, आपको सिंपल एग्जाम्पल में मैं समझा दूं तो कभी ऐसा समझिए कि अगर आपके पास 100 रुपए है और आपसे कोई 70 रुपए ले जाए तो आपके पास अब आगे क्या बचेगा, 30 रुपए। मतलब आपकी जो लागत है वो भी नहीं निकलेगी और साल भर आप कैसे गुजारा करोगे उससे संभव नहीं है। तो इस तरह की आप सोच लीजिए अन्यायकारी या अमानवीय इनकी भू राजस्व व्यवस्था थी। तो ये भू राजस्व व्यवस्था 3 थी मेनली, क्या था, स्थायी बंदोबस्त, महलवारी प्रथा और उसके बाद रैयतवारी प्रथा। तो जो भू राजस्व व्यवस्था इतनी अन्यायकारी थी कि जिसके कारण क्या हुआ, आप करोड़ों जो हमारे किसान थे वो क्या हो गए, या तो भूमिहीन हो गए या भूखे मरने लगे। कई जगह ऐसा भी आपको अभी अभी मैं जब पढ़ाऊंगी आगे तो किस तरह से राजस्व व्यवस्था के कारण बड़े बड़े अकाल पड़े। अगर आप उसको बहुत गहराई से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा ये अकाल प्राकृतिक कम थे, अंग्रेजों के द्वारा ज्यादा बनाए गए थे, जिसके कारण करोड़ों लोग भूख से मर गए। ठीक, तो ये जो व्यवस्था थी जिसके कारण अब देखोगे जो किसान है अब वो रोड पे आ गया, अब उसके पास कोई और काम नहीं था, तो अब कहीं ना कहीं जब मरना है तब उसके हाथ में, या कह सकते हैं उसके सामने सिर्फ एक ही रास्ता था, वो था क्रांति का। तो इस भू राजस्व व्यवस्था के कारण बहुत लोग असंतुष्ट थे। तो एक बड़ा कारण जो है इस क्रांति के पीछे क्या है, भू राजस्व व्यवस्था। ठीक, मुझे उम्मीद है कि आप ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद आप देखो ब्रिटिश औद्योगिक नीति। तो आप देखोगे जो 18वीं शताब्दी के हम उत्तरार्ध कहें और 19वीं शताब्दी का जो प्रारंभ है, उस समय क्या हो रहा है ब्रिटेन में, वहां पे क्या हो रही है, औद्योगिक क्रांति का आगाज हुआ। औद्योगिक क्रांति आप समझते हैं कि यहाँ पे मशीनें आ गई। ऑब्वियस है कि मशीन जो होती है ज़्यादा बेहतर काम करती हैं, कम समय में ज़्यादा नंबर ऑफ काम, मतलब कहना सकती है ज़्यादा उत्पादन करती हैं। ठीक है, तो इस तरह की जो मशीनें आ गई, अब इससे क्या हुआ, अंग्रेजों को एक बड़ा मार्केट चाहिए था। ठीक है, अपने सामान बेचने के लिए। पहले आप थोड़ा सा उनकी चीज़ें समझ लो। इंग्लैंड जो है कैसा, एक द्वीपीय देश है, लगभग
एक द्वीपीय देश है, जनसंख्या भी कम है और उनके यहाँ जो नेचुरल रिसोर्सेस हैं या जो कहना चाहिए जो प्राकृतिक संपदा है वो भी कम है। तो दो चीज़ इन्हें चाहिए थी, एक तो इन्हें कच्चा माल चाहिए था आपूर्ति कराने के लिए क्योंकि पूरे विश्व में निर्यात कर रहे थे, दूसरी तरफ उन्हें क्या चाहिए था, एक मार्केट भी बहुत बड़ा चाहिए था, हमारे यहाँ जनसंख्या ज़्यादा थी, एक मार्केट भी चाहिए था जहाँ पे इनके माल की खपत हो सके ताकि इनका जो मुनाफा है वो कई गुना बढ़ सके। तो इस औद्योगिक नीति के कारण उन्होंने सबसे पहले क्या किया, क्रमबद्ध तरीके से षड्यंत्र किया और इन षड्यंत्र के परिणाम स्वरूप जो हमारे उद्योग थे, जो हमारे कुटीर उद्योग थे, जो हमारे लघु उद्योग थे या हस्तशिल्प थे, उन सबको इन्होंने नष्ट करना शुरू कर दिया। ठीक, या तो इतनी ज़्यादा लगान लगा दी गई, ठीक है, इस तरह से नष्ट किया, या लोगों को किसी चीज़ में फंसा के नष्ट किया, और दूसरी चीज़ क्या हुआ, सबसे बड़ा कारण जो था, इन औद्योगिक जो वस्तुएं थी इनको लाए और ये सस्ते से सस्ते दामों में इनको मार्केट में इन्होंने भर दिया। ठीक, तो अब लोग क्या थे, उन सस्ते प्रोडक्ट्स, उन सस्ते सामानों को खरीदने के लिए ज़्यादा उत्सुक थे और ये हाथ के बनाए जो प्रोडक्ट्स होते थे, जो हाथ के बनाई वस्तुएं होती थी, उनके और ज़्यादा वो उत्सुक नहीं थे। धीरे धीरे कहीं ना कहीं हमने भी, जैसे आज की स्थिति में आप देखते हो कि जैसे चाइना के सामान जो आते हैं ज़्यादा सस्ते होते हैं, भले वो उस चाइना से हमारे कहीं ना कहीं संबंध बहुत अच्छे ना हो, शायद 1962 का अगर हम युद्ध अगर भूल गए हो तो ये सब चीज़ें अगर हमको ध्यान में रखना चाहिए। तो जो उस समय मनस्थिति थी, जो आज भी हमारी वही मनस्थिति है, जिस तरह से हम चाइनीज सामान खरीदते हैं, तो उस समय भी यही था कि सस्ता सामान था तो लोग खरीदने लगे। तो धीरे धीरे क्या हुआ, जो यहाँ के जो लोग थे अब वो क्या हो गए, कहीं ना कहीं जॉबलेस हो गए, आप यह कह सकते हो उन बेरोजगार हो गए। तो अब परिणाम स्वरूप हमारे यहाँ एक तो ऐसे वस्तुओं से मार्केट भर दी गई और दूसरी तरफ जो यहाँ पे हमारे यहाँ बना रहे थे सामान, उनको क्या कर दिया गया, कहीं ना कहीं उनको हतोत्साहित किया गया इस तरह से, और वो क्या हो गए, बेरोजगार हो गए। अब इसकी चीज आप और समझो, क्या दूसरी चीज क्या करी, इनको आयात और निर्यात में इनको कोई भी शुल्क नहीं देना पड़ता था अंग्रेजों को। ठीक है, चाहे वो सामान निर्यात करें चाहे आयात करें, उनको कोई भी शुल्क नहीं देना पड़ता था, मतलब फ्री ट्रेड था उनके लिए, एक तरह से ना मुक्त व्यापार था। लेकिन अगर कोई भारतीय अगर वहाँ पे व्यापार करता था, अगर वो सपोज करिए अगर वो यहाँ पे सामान बना करके अंग्रेजों के पास बेच रहा है, तो क्या करते थे, उस पर बहुत ज़्यादा शुल्क लगा देते थे, इतना ज़्यादा शुल्क लगा देते थे कि वो कभी बेच ही नहीं पाता था। ठीक, तो इस तरह से उसको कई तरह के इस पर शुल्क लगा दिए गए, मतलब हर तरह से उसे हतोत्साहित करने का प्रयास किया गया ताकि जो भारतीय जो उद्योग है वो पूरी तरह से खत्म हो जाए। तो देखिए आप जब अभी पढ़ेंगे भारतीय नीतियों का ब्रिटिश नीतियों का उद्योगों पे क्या प्रभाव पड़ा, उस पर मैं आपको विस्तार से पढ़ाऊंगी, अभी इतना ज़्यादा विस्तार से उसको नहीं पढ़ा रही हूँ, कि एक तरह से आप देखिएगा कि हमारे जो उद्योग हैं उनका पतन हो गया। ठीक, तो इसके कारण आप देखोगे कि बहुत सारे असंतुष्ट हो गए लोग, अब जो कि अब क्रांति के लिए आगे खड़े होंगे। इसके बाद हम सैनिक कारण पढ़ते हैं। सैनिक कारण में भेदभाव, तो आपको कल हमने पढ़ाया था कि जो नस्लीय भेदभाव होता है वो तो था ही, उसके अलावा जो भारतीय थे उनके साथ बहुत तरह से भेदभाव किया जाता था। ठीक, सबसे पहली बात है उनका जो प्रमोशन है, उनको मतलब सूबेदार के पद से ऊपर कोई भारतीय जा ही नहीं सकता था, चाहे वो कितना भी योग्य हो, चाहे कितना भी वो क्षमतावान हो। एक तो कारण ये था। दूसरी चीज़ क्या था, जो रेशियो होता था, अनुपात होता था, 6 भारतीयों के ऊपर एक यूरोपीय सैनिक या एक यूरोपीय अफसर होता था। लेकिन जो पूरा जो खर्च किया जाता था सेना पे, उसका जो वो आप समझ लीजिए कि लगभग 80% से ऊपर कौन होते थे, ब्रिटिश सैनिक में कौन होते थे, भारतीय होते थे। जो ब्रिटिश सेना थी उसमें कौन होते थे, भारतीय। लेकिन आधे से अधिक खर्च किस पे होता था, ब्रिटेन के ऊपर, या ब्रिटेन के जो अफसर्स थे या जो सैनिक थे, ऑफिसर्स थे, उनके ऊपर खर्च होता था। तो मुझे लगता है ये चीज़ समझ में आ रही होगी कि कितना ज़्यादा खर्च हम किस पे कर देते थे, अंग्रेजों पे खर्च होता था और भारतीयों को उन सब चीज़ों से वंचित रखा जाता था। इसको और अच्छे तरीके से समझ लीजिए कि अगर एक ही लेवल पे कोई भारतीय है और कोई अंग्रेज है, तो भारतीय को कम तनख्वाह मिलती थी, कम भत्ते मिलते थे, और एक अंग्रेज को ज़्यादा भत्ते और ज़्यादा उसको सुविधाएं मिलती थी, ज़्यादा उसको बेहतर उसकी तनख्वाह थी या सैलरी थी। ठीक, तो इस तरह का जो भेदभाव किया जा रहा था। दूसरी तरफ उनको कई तरह से उनको कटाक्ष किया जाता था, मानसिक शारीरिक रूप से भी प्रताड़ित किया जाता था। ये सब बहुत सारे कारण थे जो भेदभाव किया जाता था। अंततः कहीं ना कहीं अब मन में जो असंतुष्टि अब जो शुरू हो रही थी, धीरे धीरे क्या हो गई, वो सुलगने लगेगी, जो 1857 की क्रांति के रूप में हमें दिखाई दे रही। इसके बाद पढ़ते धार्मिक मान्यताओं पर प्रतिबंध। तो धार्मिक मान्यताएं क्या हैं, कुछ ऐसे चिन्ह होते हैं, कुछ जो हम ऐसा पहनना चाहते हैं, कुछ ऐसा धारण करना चाहते हैं जो हमारे धर्म का सूचक है। तो इन सब चीज़ों पे क्या कर दिया गया,
प्रतिबंध लगा दिया गया। जैसे जो हिंदू थे वो तिलक नहीं लगा सकते थे, अगर ड्यूटी पे है तो अब तिलक नहीं लगा सकते। मुस्लिम जो था वो दाढ़ी नहीं बढ़ा सकते थे। जो सिख थे वो टर्बन या पगड़ी नहीं बांध सकते थे। तो इस तरह का जो प्रतिबंध धार्मिक उस पर लगा दिया गया, इसके कारण क्या हुआ, बहुत ज़्यादा असंतोष फैला, जो कि 1857 की क्रांति का बहुत बड़ा कारण था। इसके बाद हम पढ़ते हैं डाकघर अधिनियम 1854। बस इसमें आपको इतना ही समझना है कि पहले क्या था, जो बाहर जो सेवा दे रहे थे, जो सैनिक बाहर सेवा दे रहे थे, वो एक तरह से उनको कोई कहीं भी अपने घर में चिट्ठी भेजने के लिए या दूसरी जगह कुछ ऐसा संदेश भेजने के लिए इस पैसा नहीं लगाया जाता था। उनके लिए क्या था, ये शुल्क फ्री था। तो क्या हुआ, अब डाकघर अधिनियम 1854 के अंतर्गत क्या किया गया, अब जो भारतीय सैनिक थे अगर उन्हें कहीं चिट्ठी भेजनी है, पत्र लिखना है, तो अब उन्हें क्या करना पड़ेगा, शुल्क देना पड़ेगा। तो इस तरह का भेदभाव किया गया, जहाँ पे अंग्रेजों के लिए ये सब चीज़ें मुफ्त थी, लेकिन भारतीयों के लिए फिर से यहाँ पे शुल्क लगा दिया गया। तो कहीं ना कहीं ये भी एक छोटा असंतुष्टि का कारण था। फिर सामान्य सेना भर्ती अधिनियम 1856। तो सामान्य सेना भर्ती अधिनियम क्या हो गया, इसके अंतर्गत ये हुआ कि अब जो लोग भी सेना में भर्ती हो रहे थे, अब उनके लिए ये कंपलसरी कर दिया गया कि जहां भी हम तुम्हें सेना सेवा के लिए भेजेंगे, चाहे 7 समंदर पार भेजेंगे, आपको जाना पड़ेगा। तो इससे क्या हुआ, जो हिंदू धर्म में थे, जो हिंदू सैनिक थे, उनको काफी ठेस पहुंची। कैसे ठेस पहुंची, क्योंकि उनकी मान्यताएं क्या थी कि समुद्र पार करके जाने से क्या होता है, धर्म भ्रष्ट हो जाता है। हालांकि बड़ा लॉजिकल था, लेकिन उस समय की जो मान्यताएं थी, जो धार्मिक मान्यताएं थी, जो सोच थी, उसे कहती थी कि अगर समुद्र पार कर ले तो धर्म भ्रष्ट हो जाता है। और इस तरह से जबरदस्ती लोगों को क्या करना, भेजने लगे, चाहे मॉरिशस भेज रहे हैं, चाहे मलेशिया तरफ भेज रहे हैं, अफ्रीका भेज रहे हैं, इस तरह से उनको मजबूर करके भेजा जाने लगा। तो ये भी बहुत बड़ा सैनिकों के बीच असंतुष्टि का कारण था। तो कुल मिला के अब हमने सब कारणों को डिस्कस कर लिया है कि 1857 की क्रांति, अब आप समझ लीजिएगा, सिर्फ तात्कालिक कारण एक नहीं था कि इनफील्ड राइफल का जो कारतूस आया था जिसके कारण से क्रांति हुई, इसके पीछे बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से क्रांति हुई। ठीक, अब हम थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं कैसे कैसे घटनाक्रम हुआ, उसके बाद हम इसको अगले वीडियो में इसको विस्तार से हम इस पर चर्चा करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले आपको कल भी मैंने बता चुकी हूँ कि 29 मार्च 1857, 29 मार्च 1857, 1857 को क्या हुआ, मंगल पांडे, बैराकपुर, कहाँ पे है ये, बंगाल में है। ठीक, बी से बैराकपुर, बी से बंगाल, ध्यान रखिएगा। उन्होंने क्या करा, मना कर दिया कि मैं ये कार्टेज यूज नहीं करूंगा, और उन्होंने उस पे क्या हुआ, 2 अंग्रेजों को गोली मार दी। ठीक, तो उनको 8 अप्रैल 1857 को फांसी पर लटका दिया गया। तो ये तो एक चिंगारी थे जो शुरुआत हुई, मतलब ये कहीं ना कहीं अब इस चीज का सूचक है कि अंदर से कितने ज्यादा हतोत्साहित हो चुके थे, कितने ज्यादा वहां पे उनके अंदर आप कह सकते हैं एंजाइटी थी, जो चीज अब बाहर निकल के आ रही है। ठीक, अब हम बैराकपुर के बाद आ रहे हैं कहाँ, मेरठ की बात कर लेते हैं, जहां से क्रांति असल में शुरू हो रही है। तो 24 अप्रैल 1857 यहाँ पर भी लोगों ने मना कर दिया कि हम इस राइफल को यूज नहीं करेंगे। 24 अप्रैल 1857, ध्यान रखिएगा। ठीक, तो 9 मई को क्या किया गया, लगभग 85 ऐसे सैनिकों को क्या कर दिया गया, सजा सुना दी गई, और 10 साल की उन्हें कठोर कारावास की सजा दी गई। तो जब इस तरह से हो गया तो बाकी साथी जो बाहर थे इससे काफी पीड़ित हो गए। उन्होंने कहा नहीं, ये मंजूर नहीं, तो गलत बात है कि हमको फोर्सिबली काम कराया जा रहा है, हमसे जबरदस्ती काम कराया जा रहा है। तो इस चीज के लिए उन्होंने क्या करा कि दूसरे दिन उन्होंने जेल तोड़ी, और जो भी वहां पे अंग्रेजी अफसर थे उनको घायल किया, मारा, उनसे जो हो सकता था। और 10 मई को उन्होंने उनको सबको छुड़ा करके दिल्ली चलो का नारा दिया। आप देखो, अब दिल्ली चल रहे हैं सब, ये पैदल वहां पहुंच रहे हैं, और 12 मई 1857 को कहां पहुंच जाएंगे, ये दिल्ली पहुंचेंगे। ठीक, 1857 को दिल्ली पहुंचेंगे और बहादुर शाह जफर को भारत का सम्राट घोषित कर देंगे कि आप ही हमारे लीडर हो। एक चीज थोड़ा सा इसको समझ लीजिए कि बहादुर शाह जफर को, हालांकि बहादुर शाह जफर उसमें काफी वृद्ध हो गए थे, लेकिन उन्हें क्यों यहाँ पे घोषित कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो मुगल साम्राज्य था वो एक भारत का कहीं सूचक था, क्योंकि बहुत सालों से मुगल ही यहाँ पे राज्य कर रहे थे। तो एक तरह से जो यूनिटी का परिचायक था कि ठीक है, हम इस परचम के अंडर अब हम क्या करेंगे, हम काम करेंगे। और उन्होंने बहादुर शाह जफर को भारत का सम्राट, बादशाह घोषित कर दिया। ठीक,
लेकिन यहाँ पे क्या होगा, 20 सितंबर को लगभग क्या होता है, 20 सितंबर, अब 1857 की ही बात है, अंग्रेज पुनः दिल्ली पे कब्जा कर लेंगे। ठीक है, अंग्रेज जो है पुनः दिल्ली पे कब्जा कर लेंगे। और इस तरह से आप देखोगे यहाँ पे निकोलसन भी जो है वो यहाँ पर मारा जाएगा दिल्ली में ही, उसको चोट वोट लग गई थी, उसका घायल हो गया था वो, उसको फिर इन्फेक्शन होता है, वो मर जाता है। लेकिन जो विलियम हॉटसन है ये फिर से इसकी मदद से पूरी तरह से दिल्ली पे कब्जा कौन कर लेंगे, 20 सितंबर 1857 तक अंग्रेज। और यही वो हत्यारा है जिसने क्या किया था, मुगल बादशाह के 2 बेटे और एक पौत्र को खूनी दरवाजा, जिसे दिल्ली में खूनी दरवाजा कहते हैं, उनके सामने उन्हें गोली मार के वहां पे टांग दिया था। तो ये कौन था, ये विलियम हॉटसन था। इसके बाद हम बात करते हैं, हम बढ़ रहे हैं 4 जून 1857 की। देखिए हम डेट वाइज बढ़ रहे हैं, 29 मार्च, फिर 24 अप्रैल, अब हम 4 जून की बात कर रहे हैं। कहाँ की बात कर रहे हैं, लखनऊ एवं अवध की। तो लखनऊ और अवध में आपको मैं कल भी बता चुकी हूँ, अब कौन आएंगे, बेगम हजरत महल आएंगी। ठीक है, ये उसके बाद उनका बेटा जो माइनर बेटा है साथ में, उसको लिया था बिरजिस कादिर, जिसका नाम था। ठीक है, इसके बाद क्या है, वाजिद अली शाह, ध्यान रखिएगा हजरत महल किसकी पत्नी थी, वाजिद अली शाह, जो अंतिम नवाब अवध के थे, जिन्हें जबरदस्ती अंग्रेजों ने क्या कर दिया, एक तरह से एक्सेल देश निकाला दे दिया था और उन्हें कहाँ, कलकत्ता के पास वहां पे भेज दिया था और अवध को जबरदस्ती अपने उस पे यहाँ पे अपने साम्राज्य में मिला लिया था, जिसका ये विरोध कर रही हैं। और यहाँ पे इनके जो मेन जो बेगम हजरत महल हैं, इनके जो मेन जो सपोर्टर हैं, सहयोगी कौन है, मौलाना अहमदुल्ला। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन मार्च 1858 तक कैम्बल यहाँ पे पुनः फिर से लखनऊ अवध वाले एरिया में कब्जा कर लेगा और यहाँ पे क्रांति यहाँ पे खत्म हो जाएगी। फिर 4 जून के बाद हम बढ़ रहे हैं 5 जून पे। तो 5 जून 1857 कहाँ पे हो रहा है, कानपुर में। तो कानपुर में कौन बैठे हैं, नाना साहेब। आपको बता चुकी हूँ कि बाजीराव द्वितीय के जो दत्तक पुत्र थे नाना साहेब। ठीक, नाना साहेब के जो मेन सहयोगी कौन है यहाँ पे, तात्या टोपे। तो यहाँ पर भी लोग काफ़ी कुछ यहाँ पे मतलब इनको अच्छा, मतलब अंग्रेजों को एक तरह से कह सकते हो परेशानी में अच्छा खासा डाल दिया था। लेकिन दिसंबर 1857 तक हैवलॉक और कैम्बल ने फिर से यहाँ पर क्या कर लिया था, इस पे यहाँ पे पुनः कब्जा कर लिया था। कई बार पीटी में क्वेश्चन आता है कि कानपुर को किसने फिर उन्होंने कब्जा किया, या कानपुर से कौन जो स्वतंत्रता सेनानी था, कौन क्रांतिकारी था। इस तरह के क्वेश्चन आपको पीटी में आते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं झांसी की। तो 5 जून 1857 को झांसी में आप जानते हैं कि वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई का यहाँ पे राज था। ठीक है, तो उन्होंने मना कर दिया था कि मैं तो झांसी नहीं दूंगी। और झांसी को आप देख रहे थे कि डॉक्ट्रिन ऑफ जो लैप्स था उसके तहत अंग्रेज कह रहे थे कि तुम्हारा कोई अपना पुत्र नहीं है, इसलिए हम दत्तक पुत्र को मान्य नहीं मानेंगे, उत्तराधिकारी नहीं हो सकता झांसी का। और इस तरह से वो झांसी को क्या कर रहे थे, अपने में मिलाना चाह रहे थे। तो उन्होंने कहा मैं झांसी अपनी किसी को नहीं दूंगी। तो आप देखोगे कि जिंदा रहते उन्होंने झांसी नहीं दी। 23 मार्च 1858 को अब क्या हो रहा है, 1857 की बात है, 23 मार्च को देखो 1858 को ये जो हीरोज है अब क्या झांसी को चारों ओर से घेर लेगा। अब इनके पास कुछ रास्ता नहीं बचेगा, कालपी की ओर बढ़ेंगी। फिर उधर सिंधिया की कुछ सेना से इनको मदद मिलेगी तो सिंधिया फिर ग्वालियर पे भी कब्जा कर लेंगे। लेकिन आगे आप देखोगे कि क्या हो जाएगा, 18 जून, किसी बुक में 17 जून भी डेट दी गई है। ये 17 जून को लड़ते हुए क्या करती, वीरता पूर्वक ये क्या करती हैं, शहीद हो जाती हैं। तो ये सिर्फ टाइमलाइन बता रही हूँ, आपको पता होना चाहिए कौन सी चीज़ों के बाद क्या क्या घटनाक्रम हुए। अब हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे कि इसके असफलता के कारण क्या थे, इसका क्या महत्व है। इन सब चीज़ों पे हम नेक्स्ट वीडियो पे प्रकाश डालेंगे। ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ गया। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में डालिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़, अगर आप अच्छा लगा हो वीडियो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलूंगी एक नए वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।